सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं नगरीय भूगोल से संबंधित पार्ट 2 के प्रश्नों को, जिसमें हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे आने वाले यूजीसी नेट के परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 से संबंधित प्रश्नों की सीरीज मिल जाएंगी, वहां से आप पार्ट 1 को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पिछले वीडियो में मैंने 15 प्रश्नों की सीरीज को करवाया था, और आज मैं 16वां प्रश्न से आप लोगों को आगे के सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। 16वां प्रश्न हमारा है कथन और कारण से संबंधित। कथन है, प्राचीनतम नगरीय अधिवास लगभग 8000 वर्ष ईसा पूर्व में विकसित हुआ। कारण बताया जा रहा है, मानव अधिवासों का विकास पौधों तथा पशुओं को पालतू बनाने के साथ शुरू हुआ। इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है, और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो हम सभी अगर इस प्रश्न को देखते हैं जो मानव की अधिवास की उत्पत्ति से संबंधित है, तो हम लोग सभी पाते हैं कि मानव जैसे ही पाषाण काल से आगे बढ़ता है, जैसे ही वह आखेट और गुफाओं में रहने, जंगलों में रहने से आगे बढ़ता है और पशुओं को पालतू बनाता है, वहीं से उनका अधिवास का प्रारंभिक अवस्था माना जाता है, जो आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व में शुरू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही है, और ए और आर सही व्याख्या भी एक दूसरे से करता है। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में अगर हम ऑप्शन ए देखें तो कॉर्नर बेसन सैन्य नगर है। बी में नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। आगे देखते हैं, सी हमारा है अधिवासियों का पदानुक्रम वर्गीकरण, हायरार्की ऑफ सेटलमेंट, और डी हमारा है अमलैंड। तो अगर हम लोग देखें तो नगर का फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमारा हेरिस का है, यानी कि 4 का हमारा यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 4 का हमारा यहाँ पर बी होगा, यानी कि कहे कि बी का 4 होगा, तो बी का 4 जो है ए और बी में है। दूसरा हमारा ए जो हमने देखा कि कॉर्नर बेसन्स, तो कॉर्नर बेसन्स एक्चुअली हमारा जो उसमें आता है वो पैट्रिक गैडिस महोदय का दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा हमारा यानी कि ए में भी हमारा 3 है, बी में भी है और इसमें भी है। सी हमारा जो है अधिवासों का पदानुक्रम वर्गीकरण, तो उस ऑप्शन को देखते हैं कि अधिवासों का जो हायरार्किकल जो सेटलमेंट है उसमें हमारा कौन होगा, और अमलैंड जो है वो हमारा कौन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पदानुक्रम व्यवस्था है उसमें हम लोग कहेंगे कि अमलैंड, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली आंद्रे एलिक्स का अमलैंड का सिद्धांत है। ध्यान दीजिए, आप लोग लिख सकते हैं आंद्रे एलिक्स का अमलैंड का सिद्धांत है, जो सेंट्रल प्लेस से संबंधित है। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो किस्टलर महोदय का होगा। क्यों होगा? क्योंकि किस्टलर महोदय भी जो है इसी से संबंधित माने जाते हैं। आंसर जो है 17 के बी। यहाँ पर जो है आपका ये किस्टलर महोदय होगा। सी का अगर हम पदानुक्रम व्यवस्था की बात करें तो पदानुक्रम व्यवस्था में किस्टलर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। किस्टलर ने सीपीटी का सिद्धांत भी दिया, जिसमें उन्होंने बस्तियों के पदानुक्रम के बारे में बात किया। और चौथा हमारा अमलैंड है। अमलैंड एक्चुअली ये आंद्रे एलिक्स का दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आंद्रे एलिक्स ऑप्शन में नहीं है, तो वान क्लिफ जो है इनका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इनका आंसर क्रिस्टलर का जो सिद्धांत है जिसमें उन्होंने
पदानुक्रम के बारे में बताया, वान क्लिफ ने अम्लैंड के बारे में बताया, कॉर्नर बेसेंस पैट्रिक गैडिज ने दिया और नगरों का पर्यायकात्मक वर्गीकरण जो है हैरिस महोदय का दिया हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, आर्द्र भूमि के शुष्क भाग में स्थित बस्तियों को क्या कहा जाता है? तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि आर्द्र भूमि के शुष्क भाग में जो बस्ती होती है उसे हम प्रकीर्ण बस्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिक्षिप्त बस्ती के नाम से भी हम उसे जान सकते हैं। तो इसका आंसर 18 का डी होगा। 19वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें मल्टीपल निकल थ्योरी हैरिस और उलेमान जो 1945 में उन्होंने दिया था उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ये जो ए है, ए को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है कि ए हमारा क्या है। तो जब हम इसके पूरे थ्योरी को देखते हैं तो ए का जो पोर्शन है ये हमारा बहिर्वर्ती कार्यक्षेत्र के अंतर्गत समाहित माना जाता है। 20वां प्रश्न हमारा है, इसमें कूट में हमें आंसर देना है कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सीपीटी के अंतर्गत सही माना जाता है, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है इसे कथनों में से हम देखेंगे कि कौन हमारा सही है। तो हम देखते हैं कि यह बस्तियों के आकार और वितरण का विवरण प्रस्तुत करता है, तो सही बात है, सीपीटी बस्तियों के आकार और वितरण के बारे में बताता है। यह मान लेते हैं कि दुकान मालिक और उपभोक्ता विवेकी व्यक्ति हैं। और तीसरा है अष्टभुजीय जाल तंत्र निर्धारित है। चौथा है हमारा यह बस्तियों के 3 श्रेणियों में आधारित है। हम कहेंगे कि ये चौथा जो है ये पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टल ने K3, K4 और K7 के बारे में बताया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका सी जाएगा। 21वां प्रश्न हमारे पास आता है, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो नगरीय और ग्रामीण बस्ती का मुख्य अंतर जो है विशेषकर एक्टिविटी के आधार पर होते हैं, यानी कि जो है क्रियाकलाप के आधार पर होते हैं। बाकी इसमें नगरीय और ग्रामीण बस्ती में उतने अंतर आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन मुख्य अंतर की बात करें तो एक्टिविटी के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर स्पष्ट होती है। 22वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इससे संबंधित प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अत्यधिक भिन्न आकार के ग्रामीण बस्तियों वाले जनसंख्या, ध्यान दीजिए, अत्यधिक भिन्न आकार की ग्रामीण बस्तियों वाले क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण निरूपित करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी मानचित्रीय विधि मानी जाती है? तो ये आपका होगा बहुबिंदु मेथड। बहुबिंदु मेथड जो है ये ग्रामीण बस्तियों को जो जनसंख्या है उसको दिखाने के लिए मानचित्र में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है 23वां प्रश्न, क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत के अनुसार मानव बस्ती के संगठन में K4 क्या दर्शाता है? तो K4 जो आपका होगा ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि परिवहन सिद्धांत K4, बाजार सिद्धांत K3 और प्रशासकीय सिद्धांत जो है K7 है। अब आते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी समुद्री तटीय नगरीय प्रतिरूप मेगालोपोलिस जो है इसका प्रयोग किसने किया है? तो हम सभी जानते हैं इसका प्रयोग जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस का किया है, और कॉर्नर बेसेंस जो है मैंने अभी बताया पैट्रिक गैडिज ने किया है। आगे फिर पुनः सवाल आ रहा है कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के संदर्भ में जो नगरीय क्षेत्र हैं उसके लिए किया गया था। उसके आगे एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेटिफंडियम प्रकार की ग्रामीण बस्तियां बहुतायत में पाई जाती है। तो लेटिफंडियम प्रकार की जो ग्रामीण बस्तियां हैं ये आपको ब्राज़ील में मिलेंगे। ग्रामीण नगरीय सांतत्य या फिर ग्रामीण नगरीय उपांत की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, तो ग्रामीण नगरीय अगर उपांत की बात करें तो सर्वप्रथम एल वर्थ ने, ध्यान दीजिए, एल वर्थ ने सर्वप्रथम ग्रामीण नगरीय उपांत के बारे में 1938 में इन्होंने बात किया। ठीक है, लेकिन संकल्पना के रूप में इसका प्रतिपादन आर.ई. पहल ने 1966 में किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 तरह की बातें आते हैं कि यहाँ पर संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर पहल का ऑप्शन नहीं है, तो वो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे हम एल वर्थ को इसलिए कहेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1938 में इसके बारे में बात किया, लेकिन 1966 में जो है पहल महोदय ने इसकी संकल्पना के बारे में बात किया है। अगला हमारा प्रश्न आता है कि श्रेणी आकार नियम एक अवधारणा है जिसका संबंध निम्नांकित में से किसी एक के अध्ययन से, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण नगरीय मेखला या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो रैंक साइज रूल जो है ये किसके रेफरेंस में दिया जाता है?
ठीक है, ध्यान दीजिए प्रश्नों को कि किसके रेफरेंस में है। तो हम सभी जानते हैं कि जो नगरीय बस्तियां हैं, नगरीय बस्तियों का जो आकार होता है उसके रेफरेंस में, जिसको J.K. जीफ ने दिया था, इसके रेफरेंस में जो है आपका रैंक साइज रूल है। अगला प्रश्न हमारा पुनः कथन कारण है कि कथन है कृषि आधारित अधिवास के वितरण 3 प्रमुख तथ्य प्रसार, घनत्व और प्रतिरूप पर निर्भर करता है। कारण है सघन अधिवास विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख है। तो यहाँ पर कथन और कारण को यदि हम देखें स्पष्ट रूप से यदि हम समझें तो यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर सघन अधिवास और कृषि आधारित अधिवास से कोई मेल ही नहीं खाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा आगे हम लोग देखते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि हमारा ए और आर दोनों की सही व्याख्या है, सही है, लेकिन ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नगर मूलतः एक पहेली बक्स के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर होगा ये मानवीय अधिवास के शुरुआती दौर में प्रारंभ किया गया था, जो विशेषकर जब हम रोमन कालीन देखते हैं तो रोम में इसका स्पष्टीकरण पता चलता है। कारण कथन पुनः आता है। 31वां प्रश्न मानव अधिवास के भौगोलिक अध्ययन में आकृति और प्रक्रम दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये कथन ये है। कारण है कि ए मितजन ने अधिवास भूगोल के जनांकीय उपागम पर बल दिया है। ध्यान दीजिए काफी दोनों बिंदु काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो ए मितजन है उन्होंने मानव अधिवास के लिए आकृति और प्रक्रम की बात नहीं की है, ये जनांकीय उपागम के बारे में बल दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के साथ ये स्पष्टीकरण नहीं देता है। इसका आंसर जो होगा 20 होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि जनांकीय उपागम किसने दिया, तो मितजन ने। अगला हमारा आता है 32वां प्रश्न जो मिलान के लिए है, या फिर हम कहें कि इसे हम कूट में आंसर देना है। और इसमें सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में F. होयल, H.N. रसेल, जेम्स जीन चैम्बरलिन, और यहाँ पर जो हमारा है कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें युग्म तारा, फिलामेंट, ग्रहाणु और सुपरनोवा का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना है। तो H. होयल ने क्या किया है, H. होयल ने सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट दिया है, रसेल ने युग्म तारा, और जेम्स जीन्स ने आपका जो है फिलामेंट के बारे में, और टी चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में बात किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न हमारा आता है नगरीय गांव प्राय पाए जाते हैं। नगरीय गांव कहाँ पर पाए जाते हैं, इन चीज़ों को देखना। USA, चीन, भारत या फिर श्रीलंका। तो श्रीलंका तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है USA में जो नगरीय गांव पाए जाते हैं, यहाँ पर ट्रक फार्मिंग भी किया जाता है, यानी कि खेती की जाती है जिसे ट्रकों के माध्यम से सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसलिए USA में अधिकांश जो नगरीय गांव होते हैं जहाँ पर ट्रक फार्मिंग भी किया जाता है। भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण है। ये स्टेटमेंट किनका है, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण है, ये फिंच और टिवार्था ने कहा है। अगला आते हैं 35 में कि केरल के तटीय प्रदेश में मुख्यतः पाया जाने वाला ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप कौन सा है। ध्यान दीजिए केरल का जो तटीय प्रदेश है उसमें कौन सी बस्तियां पाई जाती है। तो तटीय प्रदेश में विशेषकर परिक्षिप्त कहें या फिर प्रकीर्ण बस्तियों का समावेश है, क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर वैसे क्लाइमेट नहीं है हमारे रहने उपयुक्त, क्योंकि समय पर बाढ़ है, समय पर मानसून का आगमन हो जाता है, इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न में कि निम्नलिखित मापदंड में कौन सा नगरीय बस्ती को परिभाषित करने के लिए सर्वोत्तम मानदंड है। अगर नगरीय बस्ती को परिभाषित करना है तो हम लोग कहेंगे कि जनसंख्या का व्यवसाय जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो नगरीय बस्ती को जब हम परिभाषित करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन बस्ती की 3/4, ध्यान दीजिए कि 3/4 या इससे अधिक जनसंख्या द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में व्यस्त है, वो नगरीय बस्ती के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। आगे आते हैं 37वां प्रश्न हमारा है मकानों या आश्रयों को पारस्परिक दूरी के आधार पर बस्तियों के प्रमुख प्रकार होते हैं। अगर पारस्परिक दूरी है तो उसको कौन सा बस्ती के प्रकार के अंतर्गत ये आपका समाहित होगा, तो इसको हम लोग प्रकीर्ण या फिर एकत्रित या पुंजित कहेंगे। 38वां प्रश्न हमारे पास आता है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने नगर प्रभाव क्षेत्र यानी कि सिटी रीजन, ध्यान दीजिए सिटी रीजन और नगर प्रदेश यानी कि अमलैंड के बारे में बात किया है।
इसका आंसर है सी डी। हैरिस ने सिटी रीजन और अम्लैंड के बारे में, दोनों के बारे में ये बात क्या है। 39 आपका जो यहाँ पे आता है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 प्रश्न हमारा है नगरीय विकास के प्रखंड सिद्धांत के, ध्यान दीजिए, नगरीय विकास के प्रखंड सिद्धांत के विकास का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है। प्रखंड मतलब सेक्टर थ्योरी, तो सेक्टर थ्योरी होमर होयट ने जो 1939 में इन्होंने दिया था। 40वां प्रश्न है वृहत्तम शहरों की संख्या सबसे अधिक है। 4 शहर है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चारों में से सबसे अधिक शहरों की जनसंख्या कहाँ है। बृहत्तम शहर, बृहद शहर में तो ये एशिया है, जो आपको चाइना में जो है वहाँ पर मिलेंगे, विशेषकर हांगकांग इसके अंतर्गत है। 41वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था नगरीय विकास की चरम अवस्था का घोतक है। पुनः ये प्रश्न आपका ग्रिफिथ टेलर का नगरीय अवस्था के बारे में है, जो आपको मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, ईओपोलिस और नेक्रोपोलिस, ये 4 आपका जिसमें चरम नगरीय अवस्था का जो चरम अवस्था बताया जा रहा है ये आपका कौन सा होगा। चरम अवस्था का अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेगालोपोलिस जो है सब, जिसे हम सन नगर कहते हैं या फिर नगरीय संकुल कहते हैं, ये मेगालोपोलिस सबसे चरम अवस्था में माना जाता है। 42वां प्रश्न हमारा आता है कि किसी प्रदेश में ग्रामीण शहरी अधिवास के भेद करने वाला निम्नलिखित में से जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा व्यवसाय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर पैदा करने के लिए, कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र है। 43वां प्रश्न हमारा है कि सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप, ध्यान दीजिए, सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप किस प्रतिरूप का होता है। ठीक है, तो ये आपका है जो रेखीय प्रतिरूप होता है। जेके जिफ ने रैंक साइज रूल का प्रणाली में अनुवर्ती जो आर शहर की जनसंख्या सबसे बड़े शहर के बीच का संबंध किस प्रकार रहता है, तो 1/r इसका सूत्र है, इस सूत्र को आप याद कर लें। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लगभग 20 से ऊपर प्रश्न। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए